नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे और अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। हम लोग 10,000 प्रश्नों का जो सीरीज करने वाले हैं, उसी क्रम में यह जो आज का सेट नंबर है, वह सेट नंबर है 48, मतलब कि 48। इससे पहले 47 सेट आपको उपलब्ध करा चुका हूं। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको 10,000 प्रश्न, कितने प्रश्न? 10,000 प्रश्न कराऊंगा, जिसमें लगभग 4,000 प्रश्न आपको मैं करा चुका। 4,000 प्रश्न मैं करा चुका। बचा जो 6,000 है, वैकेंसी आएगी, एग्जाम डेट आएगा, तब तक ये भी प्रश्न आपको मैं क्लियर करा दूंगा, है ना। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बिल्कुल बने रहें, मैं टॉपिक वाइज भी आपको चीजें उपलब्ध कराते रहता हूं, तो घबराने परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। चलिए फटाफट अंदाज में हम लोग देखेंगे। किसके समय में मंगोल के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ था भारत पर? तो जब इल्तुतमिश था, जी हाँ इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के समय में ही मंगोलों के आक्रमण का खतरा जो है वह उत्पन्न हो गया था। इल्तुतमिश किस वंश का था भैया? इल्तुतमिश किस वंश का था? तो इल्तुतमिश जो था वह आपके गुलाम वंश का था। किस वंश का था? गुलाम वंश, है ना। पहले गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, फिर सैयद वंश आता है, फिर लोदी वंश आता है ना। तो गुलाम वंश का भी, गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इल्तुतमिश को पढ़ने के बारे में मिलेगा, है ना। गुलाम वंश में आपको इल्तुतमिश मिलेगा, ऐबक मिलेगा सबसे पहले, फिर आराम शाह मिलेगा, है ना, फिर मिलेगा इल्तुतमिश। तो ऐसे ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न, दूसरा सवाल। गयासुद्दीन तुगलक का प्रथम सैन्य अभियान था, प्रथम सैन्य अभियान गयासुद्दीन तुगलक का, तो इसका प्रथम जो सैन्य अभियान था यह था तेलंगाना अभियान। जी हाँ, हमने अभी बताया कि क्या बताया कि गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का संस्थापक ही था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक ना। गयासुद्दीन तुगलक जो था, इसका प्रथम अभियान तेलंगाना अभियान था। अब पूछता है कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन बना था भाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पहला जो संस्थापक था तुगलक वंश का वह गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि जीएसटी संस्थापक था। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आते हैं तीसरे सवाल। प्रथम अफगान राज्य की नींव किसने डाली? प्रथम अफगान राज्य की जो नींव है, अफगान राज्य की नींव कह रहा है, तो अफगान राज्य की नींव जो है वह बहलोल लोदी ने डाली, और यह लोदी वंश का संस्थापक था। जी हाँ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, है ना। तो सबसे पहला जो था वह कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। ऐसे लोदी वंश में भी आप पढ़ेंगे। लोदी वंश के बाद आता है आपका मुगल पढ़ने को, ये आपको ध्यान देना है। चलिए, विलियम जोन्स ने कहां में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने। और कहां में की? तो 1784 ईस्वी में कलकत्ता में आपको किया है। कब? 1784 ईस्वी में। ओह, कलकत्ता में किया। एक मिनट, 1784 ईस्वी कोलकाता, आपको ध्यान देना है। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया है, कलकत्ता में किया है। किसने वर्ष 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा, जी हाँ पूछता है, मैं क्वेश्चन में चाहता तो इतना ही डालता कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की, तो बताते आप कि देवेंद्रनाथ ठाकुर। तो फिर मैं बताता कि वर्ष 1839। लेकिन ये चीज मैं इसलिए डाला हूं कि आप कम से कम नोटिस करें कि 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई। तत्वबोधिनी सभा 1839, और देवेंद्रनाथ ठाकुर, है ना, देवेंद्रनाथ ठाकुर, तत्वबोधिनी सभा। देखिए, राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। जी हाँ, राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। सती प्रथा के अंत करने में इन्होंने जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इनके बारे में एक दो बातें याद रखना है आपको राजा राम मोहन राय के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पहली फसल क्या थी? तो मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली जो पहली फसल थी वह गेहूं थी। गेहूं थी भैया, क्या थी? गेहूं थी। उपयोग में लाई जाने वाली पहली फसल जो थी वह थी गेहूं। तो ये ध्यान रखिएगा।
ये बिहार दरोगा के लिए है, टेस्ट सीरीज नंबर 48 है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। चलिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है बाबरनामा में किससे तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है? बाबर ने जब बाबरनामा लिखा तो उसमें जिक्र किया है, जानते हैं किसका? कृष्णदेव राय का। कृष्णदेव राय का जिक्र किया है, और कृष्णदेव राय जो थे, ये कह रहा है कि उस समय के बहुत शक्तिशाली राजा थे। जी हाँ, कृष्णदेव राय को बहुत शक्तिशाली राजा बताया है। कौन? ये बाबरनामा में लिखा है। चलिए, इनमें से किसका जन्म सिताब दियारा में हुआ था? सिताब दियारा में किसका जन्म हुआ था भैया? तो सिताब दियारा में जन्म हुआ था जयप्रकाश नारायण का। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा में। और राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो हुआ था वो जीरादेई में हुआ था। ये भी आपको ध्यान देना है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो हुआ था वह जीरादेई। कुंवर सिंह को तो आप जानते ही होंगे, है ना। 1857 में इन्होंने कितना जगदीशपुर से ये नेतृत्व किया था ना इन्होंने, तो कुंवर सिंह के बारे में भी आप जानते हैं। प्रतिरोध उदाहरण है, तो प्रतिरोध एक अदिश राशि है भाई, एक अदिश राशि है। अदिश राशि में दिशा ज्ञात नहीं होता है, अदिश राशि में दिशा ज्ञात नहीं होता है, तो अदिश राशि का उदाहरण है प्रतिरोध, तो ध्यान देना है आपको। चलिए, अगले सवाल पर हम लोग आ जाते हैं। इनमें से कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण है? प्राथमिक सेल वह सेल है जिसको एक बार यूज करेंगे आप और उसके बाद फिर पुनः यूज नहीं होगा। जो चार्जेबल होगा वह द्वितीयक सेल होता है, प्राथमिक सेल नहीं होता है। तो प्राथमिक सेल जो होता है वह कौन होता है भैया? तो वह डेनियल सेल। जी हाँ, डेनियल सेल ही प्राथमिक सेल का उदाहरण है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। बाकी ये द्वितीयक सेल के उदाहरण है ये सब, है ना। जैसे कार उर की बैटरी देखते हैं ना, तो कार उर की बैटरी क्या है? ये चार्ज होते रहता है। लेकिन घड़ी की बैटरी, जो सामान्यतः घड़ी की बैटरी है, जैसे ये घड़ी है, इसकी बैटरी चार्ज नहीं होती है ना, तो ये डेनियल सेल के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब कि डेनियल सेल कहने का मतलब है कि प्राथमिक सेल, है ना, डेनियल सेल मत समझ लीजिएगा। चलिए, चले आगे। कार्य का एसआई मात्रक है। कार्य का एसआई मात्रक, देखिए कार्य का भी और ऊर्जा का भी, दोनों का ध्यान रखिएगा। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है भाई वह जूल है। जूल, क्या नाम है? जूल, तो ध्यान देना है भैया। चलिए, इनमें से कौन एक अदिश राशि का उदाहरण है? अदिश राशि में मैं बता रहा हूं बार बार कि अदिश राशि में दिशा नहीं होता है, अदिश राशि में दिशा नहीं होता है। तो शक्ति में कहीं आपको कोई दिशा लग रहा है क्या? किसी के पास खूब शक्ति है ना, तो इसमें दिशा का कहाँ ज्ञात हो रहा है? तो दिशा इसमें नहीं है, यानी कि यह अदिश राशि का उदाहरण है। चलिए, विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? विद्युत मोटर है, जैसे मान के चलिए कि ये है विद्युत मोटर, है ना। ये क्या है भैया? विद्युत मोटर। ये चलेगा कैसे? जब यहां से वायर लगाएंगे और ये जो है सॉकेट, इसमें आप इसको लगाएंगे ऐसे, है ना, तब ये चलना प्रारंभ होगा। यानी कि इसको विद्युत ऊर्जा चाहिए और ये घूमेगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। तो अब देख लीजिए आप क्या हो जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। कोई दिक्कत? विद्युत ऊर्जा को कहां बदल रहा है? ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श जो है वह लिए गए हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो आदर्श है ना, वह फ्रांस से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है। कहां से लिए गए हैं भैया? फ्रांस से लिए गए हैं। एक वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराया हूं, संविधान में लिए गए प्रावधान, देख लीजिएगा। एक प्रश्न आपको आता ही है कि भैया नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया, गणतंत्रात्मक कहां से लिया गया, तो ये सारी चीज आपको ध्यान देना है। चलिए, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? यह प्रश्न मैं पहले भी कराया हूं। संविधान सभा का विचार वर्ष 1934, कितने में? 1934 में एम एन राय के मन में यह विचार आता है। तो सबसे पहला विचार आता है किसके मन में? एम एन राय के मन में आता है वर्ष 1934 में। कहीं से कोई दिक्कत किसी प्रकार समझने में? नहीं। अगर कोई दिक्कत होगी या पिक्चर क्वालिटी में कोई दिक्कत या साउंड में कोई दिक्कत,
तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उसका संशोधन करूंगा, सुधार करने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, प्रश्न संख्या 17। थोड़ी सी स्पीड अगर बढ़ा दें तो क्या कोई दिक्कत है क्या? संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी। तो जब संविधान सभा हुआ कि संविधान सभा बनेगा तो रखा गया कि भाई संख्या कितनी होनी चाहिए, तो वो जो संख्या रखा गया है वह रखा गया है 389। तो ये आपको ध्यान देना है कि संख्या रखा गया है 389। संविधान संशोधन विधेयक पर बहुत ही शानदार, जानदार, लाजवाब और तगड़ा प्रश्न, इसको ध्यान दीजिए। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देना अनिवार्य किया गया। राष्ट्रपति को इस पर हुआ कि ये अनुमति देंगे ही देंगे, है ना। किस संविधान संशोधन से ये किया गया जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बच्चे गलत करते हैं। 24वां संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ था, इसमें एक प्रावधान लाया गया और कहा गया कि अगर कोई संविधान संशोधन का विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति जी आपको अनुमति देना ही पड़ेगा, है ना। तो ये राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य कर दिया गया, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए अगला सवाल, मूल कर्तव्य प्राप्त है। मूल कर्तव्य किसे मिला है? भारतीयों को, विदेशियों को, या दोनों को, या 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके भारतीय को? अब ये बताइए, मूल कर्तव्य आप पैदा लिए हैं और मूल कर्तव्य आपको मिल ही गया है ना, लेकिन विदेशियों को नहीं मिलेगा। ये विदेशियों को क्यों मिलेगा भाई? आप भारत के थोड़ी हैं, आप भारत के तो है नहीं। तो यह केवल और केवल जो है यह भारतीयों के लिए है, तो ये भी ध्यान आपको देना है। केवल किसको मिला है? भारतीयों को मिला है। चलिए हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी? देखिए ये प्रश्न भी पेचीदा है, फंसने वाला प्रश्न है। ये कह रहा है कि सरदार स्वर्ण सिंह ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश, तो इन्हीं ने किया था ना मूल कर्तव्य की। इन्होंने रिकमेंड किया था 8 मूल, कितने, 1 मिनट, 8 मूल कर्तव्य होने चाहिए। इन्होंने ये बताया कि 8 मूल कर्तव्य होने चाहिए, तो इनकी सिफारिश तो 8 मूल कर्तव्य। लेकिन अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य थे, वर्तमान में है तो बताएंगे 11। 11वें से पहले कितने थे? तो 10 थे, लेकिन 11वां जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 से 11वां जोड़ा गया है। मूल संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान में एक भी नहीं। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान देना है, इतनी बातें मूल कर्तव्य। संसद की गणपूर्ति निश्चित है। संसद का गणपूर्ति कह दे या कोरम कह दे, एक ही बात है। गणपूर्ति कह दे या भैया कोरम कह दे, गणपूर्ति हो या कोरम हो, तो ध्यान देना है आपको। तो देखिए कोरम कह दे या गणपूर्ति कह दे, दोनों आपको ध्यान देना है। कोरम कह दे या गणपूर्ति कह दे, तो दोनों आपको ध्यान देना है कि कोरम हो या गणपूर्ति 10वां भाग होता है, 1/10वां भाग होता है कोरम या गणपूर्ति। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाना है कि कोरम कह दे या गणपूर्ति कह दे तो होगा कितना? 1/10वां भाग, ध्यान देना है। चलिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या सीमित की गई? पहले क्या होता था कि ज्यादा मंत्री लोग बना देते थे, दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ने के लिए लालच दिया जाता था कि आओ मंत्री बनाएंगे, लेकिन एक प्रावधान किया गया और कहा कि ऐसे नहीं होगा, सीमित संख्या होगी। 91वां संविधान संशोधन 2003 कहा गया, 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान कर दिया गया और कहा गया कि केंद्र में 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। टोटल जितने लोग हैं उसके 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे, और इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है ना। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री हट करके, प्रधानमंत्री को लगा करके 15% से अधिक लोगों को मंत्री आप नहीं बना सकते हैं। यह किया गया है 86वां संविधान संशोधन 2003 से। और ये दल बदल विरोधी कानून जो है ना, उसमें ये सहायता भी दिया है। MRI मशीन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना, में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नेटिक है तो चुंबकीय का ही किया जाएगा, है ना। MRI का फुल फॉर्म ही मैं बताया कि मैग्नेटिक से शुरू हो रहा है, तो मैग्नेट मतलब चुंबक। तो थोड़ा भी अगर आप
लगाएंगे बुद्धि, विवेक, अकल, तो चुंबकीय तरंग आप राइट आंसर कर देंगे। चलिए, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? देखिए, इसमें हमेशा बच्चा कंफ्यूज रहता है, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं होगा। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दो तरह का। प्रत्यक्ष मतलब कि एकदम डायरेक्ट, जैसे हम वीडियो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है, सामने है कि नहीं, विजुअल के माध्यम से ही। अप्रत्यक्ष में होता है कि वो आप डायरेक्ट ना दे करके किसी और के माध्यम से, जैसे समझिएगा, इनकम टैक्स आप देते हैं तो आप डायरेक्ट सरकार को देते हैं ना, सरकार आपके खाते से काट लेती है, तो यह हो गया प्रत्यक्ष। यह क्या हो गया भैया? प्रत्यक्ष। यह आपसे सरकार डायरेक्ट ले लिया, ठीक। लेकिन बिक्री कर, जैसे आपने कोई सामान खरीदा, जैसे मैंने ये डिजिटल बोर्ड खरीदा, ठीक, तो इस पर हमने 18% जीएसटी दिया। कितना दिया? 18%। तो हमने सरकार को तो नहीं दिया जाकर के, हमने तो दिया, ये जो डिजिटल बोर्ड जिसने हमें प्रोवाइड करा हमने उसे दिया पैसा ना, वो कंपनी को दिया और कंपनी ने पे किया है सरकार को। तो ये जो चैनल से बन के गया है, ये है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, माने अप्रत्यक्ष कर। और डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रत्यक्ष कर, जिसमें आप आयकर, जैसे हम कमाते हैं तो मार्च अप्रैल में इनकम टैक्स कट जाता है, वो हमसे डायरेक्ट सरकार ले लेती है। तो जो डायरेक्ट ले ले वो प्रत्यक्ष कर, अबकारी कर और चुंगी कर, ये सब डायरेक्ट वाला है, ये आपसे वसूला जाएगा। और जो बिक्री कर है, ये जिसको सामान दिया जाता है उससे वसूला जाता है। चलिए अगला, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम अनुभव नहीं करते हैं। अच्छा, ये जिस वायुमंडल में है ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो ब्लड है ना, ये भी प्रेशर लगा रहा है, ये अंदर से लगा रहा है और वायुमंडल बाहर से लगा रहा है। तो दोनों जब प्रेशर लगाएंगे ना तो आपको फील नहीं होगा। कभी कभी आप देखते हैं पहाड़ पर जाइए तो वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। आप जानवे करते हैं कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो जब कमता है और शरीर के अंदर का वायु दाब भी बाहर की ओर धकेल रहा है, नीचे तो दोनों बराबर है, लेकिन पहाड़ पर वायु का दाब कम जाता है, अंदर का दाब बढ़ जाता है, तो अंदर से खून भी बाहर निकल आता है वायु दाब के साथ साथ। ये भी पूछता है कि पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकल जाता है, तो आप जान गए होंगे कि भैया वायु दाब कम रहता है। तो हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। हाँ, यही राइट आंसर हो जाएगा कि हमारा जो रक्त है यह वायुमंडल के दबाव को दबा देता है ना, तो ये इसलिए हमको महसूस नहीं होता है। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप 0 केल्विन, है ना। परम शून्य ताप 0 केल्विन, इसको क्या कहा जाता है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। कहने का मतलब है कि सैद्धांतिक रूप से इससे कम तापमान नहीं हो सकता है, 0 केल्विन से कम तापमान नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको परम शून्य ताप कहा जाता है, 0 केल्विन को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के दाब पर तरल होती है? अधातु है, अधातु जो है वो कमरे के दाब मतलब तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर कह रहा है कि यह तरल अवस्था में हो जाएगी, और यह जो है इसका नाम है भाई ब्रोमीन। क्या नाम है? ब्रोमीन, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान देना है। और धातु पूछे तो धातु बताएंगे पारा। पारा धातु है जो कमरे के तापमान पर कैसा है? द्रव है। ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव है। तो पारा और ब्रोमीन दोनों आपको याद रखना है। मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं, है ना। पारा जो हो जाएगा यह आता है धातु की श्रेणी में, ठीक ना, और ब्रोमीन जो होगा यह आएगा अधातु की श्रेणी में। तो ये दोनों चीज आपको एकदम ध्यान में रखने हैं। चलिए आइए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन आपको छांटना है। अब कथन मैं पढ़ लेता हूं। इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल भी कहते हैं। इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। तो भैया पानी में ये घुल जाता है, नहीं कैसे घुलेगा? घुल जाता है। तो सही नहीं है, यानी कि गलत कथन छांटना था, हमने छांट लिया। देखिए, यह कमरे के तापमान पर तरल होता है, इसको अल्कोहल भी कहा जाता है, टिंचर आयोडीन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि घुलता नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि घुलता नहीं है, तो बनेगा कैसे? फिर घुलेगा नहीं तो काम नहीं बनेगा ना। चलिए
आते हैं? हाँ। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बहुत अजीब प्रश्न लग रहा है ना, लेकिन बहुत ही सामान्य है। जैसे प्रकाश है या कोई ध्वनि है, तो कह रहा है ऐसे ही चलता है ना, तरंग कैसे चलता है, ये चलता है। तो कह रहा है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त को क्या कहते हैं? तो इसी को तो कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्ध्य। जी हाँ, इसको क्या कहते हैं भैया? तरंग दैर्ध्य। ठीक ना। और जिसका वेवलेंथ अधिक होता है, ज्यादा होता है, ये वाला लेंथ, वेवलेंथ अधिक होता है, तो वेवलेंथ अधिक होगा, लेंथ ज्यादा होगा, तो वह प्रकीर्णन कम होगा। ये भी आपको ध्यान देना है, वेवलेंथ ज्यादा, प्रकीर्णन कम। चलिए, पेरिस्कोप कार्य करता है, यानी कि परिदर्शी किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परिदर्शी जो है, परिदर्शी परावर्तन, याद रखिएगा, परिदर्शी परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परिदर्शी है या पेरिस्कोप है, वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पेरिस्कोप परिदर्शी परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक ना। जैसे देखिए क्या होता है कि एक शीशा यहां लगाया जाता है, यहां से जैसे कोई लाइट आया, इस पर टकराया और टकरा करके फिर ये यहां आएगा, एक शीशा यहां भी लगा रहेगा और फिर ये आपकी आंखों तक। तो यहां से आप यहां की वस्तु को देख लेंगे, नीचे देखेंगे लेकिन दिख जाएगा यहाँ की वस्तु। क्यों? यहाँ टकराएगा, ये इमेज देगा, ये आपकी आंखों पर भेज देगा। तो ये परावर्तन होता है, टकरा करके आपकी आंखों तक पहुंचना। क्लियर है? कोई दिक्कत, समझने में परेशानी, कोई समस्या तो कमेंट करिएगा, समस्या का समाधान जरूर करूंगा। चलिए आइए, तो पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? तो आकाश दिखाता है क्यों नीला? क्योंकि जो आकाश में, ये प्रकाश में जो कलर है, नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य, अभी मैंने बताया ना कि प्रकीर्णन किसका अधिक होगा? जिसका वेवलेंथ कम होगा, कम वेवलेंथ वाले का ज्यादा फैलेगा, है ना। तो क्या कह रहा है, देखिए, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य, मतलब कि तरंगदैर्घ्य कम है, उसका प्रकीर्णन हो रहा है। वैसे लाइट का प्रकीर्णन हो रहा है जिसका तरंगदैर्घ्य लघुतर है, कम है ना। कम रहेगा तो ज्यादा फैलेगा, मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर समझेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, नहीं समझेंगे तो फिर समझिएगा। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ भी कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो टीपू सुल्तान ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वह बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। कहा? श्रीरंगपट्टनम में। चतुर्थ आंग्ल में सूर्य में इनकी मृत्यु हो जाती है। ईस्वी रहता है 1799, है ना। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली, इनकी मृत्यु दूसरे आंग्ल में सूर्य में हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। भारत के ध्वज गीत यानी कि झंडा गान जो है, ध्वज गीत के लेखक, है ना, ध्वज गीत के रचयिता कह रहा है, कौन है? तो पहले तो ये जान लीजिए कि ध्वज गीत है क्या, नहीं तो मारेंगे सीधे रविंद्रनाथ टैगोर आप लोग, मारेंगे कि नहीं? झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने, किसने? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने इसकी रचना करी है। ध्यान दीजिएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो गड़बड़ाइएगा भैया, फिर हमको कहिएगा। चलिए, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जो 1857 की क्रांति के बारे में कह रहे हैं, ये किसने कहा है? तो विनायक दामोदर ने। किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने। इन्होंने कहा था कि भाई 1857 की क्रांति जो है यह क्या है? सिपाही विद्रोह है। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था, जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था? तो जिम्बाब्वे का जो पुराना नाम था ना, वह था दक्षिणी रोडोसिया। जी हाँ, दक्षिणी रोडोसिया। एक पूछता है कि जापान का पूछता है, तो जापान का याद रखिए निप्पोन, याद रखिएगा। जापान का पुराना नाम क्या था भैया? तो निप्पोन था जापान का पुराना नाम। ये भी आपको ध्यान देना है। ऐसे पुराना नाम पर भी एक वीडियो में दे दूंगा, देश के पुराने नाम और नए नाम। चलिए,
पूर्व समुद्र की स्वामी या पूरब का स्वामी कहा जाता है, तो ये देखिए वो वाला पूरब का स्वामी नहीं, पुर्तगाली वाला नहीं, ये श्रीलंका को कहा जाता है पूरब का स्वामी। तो ये ध्यान देना, जैसे भारत के नक्शे में आप देखेंगे ना ऐसे लटका हुआ यहाँ पर, यही है श्रीलंका पूरब का स्वामी। तो ये आपको ध्यान देना है। विली विली क्या है? अबे इसको विली विली को बिल्ली मत समझ लीजिएगा, विली विली चक्रवात है जो आपको ऑस्ट्रेलिया की ओर देखने को मिलता है। तो देखिए कहीं ऑप्शन में मिल जाए ऑस्ट्रेलिया, एक प्रकार का वृक्ष तो वृक्ष नहीं है, एक प्रकार की हवा मरुस्थल में ये भी नहीं कहेगा। हाँ देखिए उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, विली विली चक्रवात है। भारत में जो चलता है उसको कहते हैं लू, भारत में जो चलता है गर्मी के दिनों में उत्तरी भारत में उसको कहते हैं लू, ये भी आपको ध्यान देना है। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? पहला तो यही प्रश्न पूछता है कि भैया ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो अब आप जान गए कि समताप मंडल में पाया जाता है। काम क्या है इसका? तो ये ओजोन से रक्षा करता है, ओजोन परावैंगनी किरण से रक्षा करता है। ये अगर आप ये खत्म हो जाए तो भूतल पर परावैंगनी किरण ज्यादा आ जाएगा और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां, जो स्किन कैंसर है, ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारियां होंगी, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन कह रहा है, देखते हैं सही कथन। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। भाई धन विधेयक को राज्यसभा में क्या काम रहेगा यार, जाता है, देखिए जाता है राज्यसभा में जाता है, लेकिन 14 दिन रहेगा, अगर कुछ करना है तो करिए, नहीं तो वो पारित होता है, इसलिए उसको पूर्णतः पारित विधेयक भी कहा जाता है। धन विधेयक को जानते हैं कि नहीं? धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, हाँ लोकसभा में होता है। यह संसद के किसी भी सदन में, तो किसी भी में भी कहां प्रस्तुत कर देंगे, नहीं, यह लोकसभा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, लोकसभा में ही तो किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही। धन विधेयक का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर। याद रखिए लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं 41वां नंबर प्रश्न, फटाफट अंदाज में। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन आपको लग रहा होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग ना, क्योंकि राज्य का मामला है, लेकिन नहीं, राज्य का भी यही करता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव कराता है भैया, ध्यान दीजिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? जरा सा पीछे आइए, ये भी मैं बता देता हूं। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद लिख लीजिए 243 के, न भूल मत जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली है, तो ये पंतनगर आपको मिल जाता है। कहाँ मिलता है? ये पंतनगर आपको मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था 1999 से 2000 के बीच, 1999-2000 में हुआ था राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ, तो ये भी आपको ध्यान देना है। थोड़ा फटाफट कराना पड़ेगा क्योंकि मुझे निकलना भी है कहीं ड्यूटी के लिए। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है उसको कहा जाता है खरीद मूल्य, जिस पर खरीदेगा उसको खरीद मूल्य ही कहा जाएगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए महिला सेक्स हार्मोन का नाम है, ये बीपीएससी में पूछा गया था 2020 में, जो बीपीएससी आया था उसमें पूछा गया था फीमेल सेक्स हार्मोन, तो एस्ट्रोजन। मेल सेक्स पूछे तो टेस्टोस्टेरॉन, याद रखिएगा, मेल पूछे तो हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन मेल, और फीमेल पूछे फीमेल सेक्स हार्मोन तो एस्ट्रोजन। ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, जब बीपीएससी में पूछा है तो दरोगा में नहीं पूछेगा। चलिए निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार भी कहा जाता है? सहायक आहार जानते हैं किसको कहा जाता है? तो सहायक आहार विटामिन को कहते हैं। किसको कहते हैं? विटामिन को। विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। विटामिन की कमी से रोग होते हैं। निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? पौधों की जड़ का कार्य देखिए, जल अवशोषण तो करता ही है, पोषक तत्व का भी, और सहारा भी देता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है ना। ये करता है प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के द्वारा होता है, ये जल खींचने के काम करता है। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो गई, गुजरात के दोहाद में हुई थी मृत्यु, याद रखिएगा। इसके बाद सत्ता किसने संभाली? तो इसके बाद जो सत्ता संभाला था वह था बहादुर शाह प्रथम। जी हाँ, बहादुर शाह प्रथम ने फिर सत्ता संभाली थी। चलिए
अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, बिल्कुल सही, बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल सम्राट। इसके पिता का क्या नाम था? देखिए पूछ दिया ना, अंतिम मुगल का तो जानते थे यार, लेकिन पिता का नाम थोड़ी ना याद किए थे उसके। लेकिन चलिए, अकबर शाह द्वितीय अगर आप जानते होंगे तो राइट आंसर कर देंगे। अकबर शाह द्वितीय जो थे वह इसके पिता थे, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो अकबर शाह द्वितीय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान, अगला क्या आखिरी प्रश्न है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे। मैं बता चुका हूं कि कब मारे गए थे टीपू सुल्तान, कमेंट करिएगा। इसको मैं यहां नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बता चुका हूं 1799। अच्छा चलिए बता ही दिया, 1799 मारे गए थे, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मारे गए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया है। सेट नंबर ये था कौन सा? 48, याद कर लीजिएगा, सेट नंबर ये 48 था। इसके बाद 49 और फिर 50, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।